बंगाल में चुनावी हिंसा किसी भी हाल में देश हित में नहीं है, वहीं दूसरों का हक छीनकर एक खास वर्ग को देना भी देश हित में नहीं है। लेकिन बंगाल में हुआ है, ऐसा ही हुआ है, और ऐसा हुआ ममता बनर्जी के राज में, जिस पर हाईकोर्ट को चाबुक चलाना पड़ा। ममता बनर्जी ने पिछड़ी जाति के हिस्से में मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की थी, जिसे कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण में जातियों की संख्या बढ़ा दी थी। ओबीसी आरक्षण में जितनी नई जातियां जोड़ी गई थी, उनमें 90% मुस्लिमों की जातियां थी। कोटा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए था, लेकिन उसमें एंट्री करवाई गई मुस्लिमों की। बंगाल में ओबीसी की 2 कैटेगरीज हैं, आपको बता दूं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए को सबसे ज्यादा फायदे हैं और कैटेगरी बी वालों को थोड़े कम फायदे हैं। कैटेगरी ए के अंदर 81 जातियां हैं और कैटेगरी बी में 98 जातियां हैं। कैटेगरी ए में 73 मुस्लिम जातियां हैं और सिर्फ 8 हिंदू जातियां हैं, और कैटेगरी बी में 53 हिंदू और 45 मुस्लिम हैं। अब सोचिए, ओबीसी का कोटा लेकिन मुसलमानों की संख्या ज्यादा। इसी पर बीजेपी दीदी से सवाल पूछ रही है कि तुष्टीकरण के लिए उन्होंने ओबीसी पर ममता क्यों नहीं दिखाई। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ओबीसी का हक छीना। दीदी ने मुसलमानों के लिए ओबीसी आरक्षण में सेंध लगा दी। ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि बंगाल से उठा आरक्षण का तूफान देश भर में बहस का मुद्दा बन गया है। एक दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की एंट्री कराने को लेकर ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। इस फैसले की वजह यही थी कि ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया था। हाईकोर्ट के फैसले का असर बंगाल के 5 लाख लोगों पर पड़ेगा। मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। कोर्ट न होती तो क्या होता। बंगाल में कैसे ओबीसी कोटे में बड़ी मुस्लिम आबादी की एंट्री कराई गई, अब जरा इसकी क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए। 2011 से पहले पश्चिम बंगाल में ओबीसी में 108 जातियां थीं। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आईं, तो ओबीसी में 71 जातियां और जोड़ी गईं। इन 71 में से 65 मुस्लिम जातियां थीं, जबकि सिर्फ 6 हिंदू जातियां थीं। ओबीसी में जातियों की संख्या बढ़कर 179 हो गई। इसमें 118 मुस्लिम जातियां शामिल हैं। बंगाल में जितनी आबादी है, उसमें 66% मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में जगह मिली हुई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता ममता बनर्जी के बचाव में कोर्ट का हवाला देकर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। ये बहस बड़ी है, आप भी नहीं समझ पाओगे। सबसे ज्यादा आरक्षण का धोखा अगर किसी ने दिया है तो वो बीजेपी ने दिया। चुनाव के समय ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी परेशान हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं। अब बीजेपी इस मुद्दे को ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है, जिसका जवाब दे पाना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति पर बीजेपी उन्हें घेर रही है, जबकि सहयोगी खामोश है। बंगाल सरकार ने हमारे पिछड़े वर्ग का आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया। 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम जातियां रखी थी, हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। ये मुस्लिम ना की
कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जो फैसला है रद्द करने का, ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अभी एक वहाँ के जज ने रिटायरमेंट के बाद भाजपा ज्वाइन की है। एक जज रिटायर होने के पहले बता रहे हैं सबको कि मैं भी आरएसएस में था। इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैंने ये अभी तक सुना नहीं है। ये अगर ये कोर्ट के अंदर विचाराधीन मामला है, न्यायालय का निर्णय आने दिए, फिर उसमें बताएंगे आप। तो ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी करके ओबीसी का आरक्षण छीन करके घुसपैठियों को देने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया है, वो अपराध है। वो मुख्यमंत्री के पद पर एक क्षण के लिए रहने की अधिकारी नहीं रह गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अब देश हित की अगली खबर दिल्ली से है। खबर यह है कि दिल्ली में बीजेपी को बुर्के वाले वोटरों से डर लग रहा है। छठे चरण में दिल्ली में 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव होंगे। उससे ठीक पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, एक लेटर लिखा है। लेटर में दिल्ली के मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली वोटर्स की पहचान कराने की मांग रखी गई है। पिछले 5 चरणों में कई जगहों पर बुर्के में बोगस वोटिंग होने के आरोप लगे। दिल्ली में ऐसा होने से रोकने के लिए क्या किया जाएगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बोगस वोटिंग ना हो, कहीं न कहीं या तो दंगे भड़क जाएं। करीब 35 घंटे के बाद दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग शुरू होगी। मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने बुर्का पहनकर आने वाली वोटर्स की पहचान कराने की मांग की है। इस डिमांड के बाद दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में लिखा है, उनकी हैंडबुक में लिखा है कि ये करना है। हमने तो याद दिलाया उनको कि दिल्ली में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बोगस वोटिंग ना हो। जब वो आए तो वो महिला अधिकारी ही उनसे जांच करें। बुर्का पहनकर आने वाली वोटर्स की पहचान करने की मांग का मतलब समझने के लिए दरभंगा से आई तस्वीरों को देखिए। बिहार के दरभंगा में 20 मई को मतदान में बुर्के में फर्जी वोट डाल रही 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को पकड़ा गया और जब पुलिस आरोपियों को थाने ले गई तो सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जबरन उन फर्जी वोटर्स को छुड़ा लिया। बुर्के में वोटिंग पर विवाद का मामला 13 मई को हैदराबाद से भी आया था। तब बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने मुस्लिम महिला वोटर्स का बुर्का हटाकर उनकी आईडी चेक की थी, जिसके बाद माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज हो गया था। बुर्के में फर्जी वोटिंग के आरोप की वजह से ही 19 अप्रैल को यूपी के मुरादाबाद में मुस्लिम महिला एजेंट की तैनाती की गई। वहां वोटिंग से पहले नकाब हटाकर महिलाओं की पहचान की गई। इन मामलों के बाद अब समझिए कि बीजेपी ने छठे चरण के मतदान से ठीक पहले अपने लेटर में क्या डिमांड रखी है। बीजेपी ने कहा है कि बुर्का पहनकर या पर्दा करके आने वाली महिलाओं की आइडेंटिटी चेक की जाए और ये काम किसी महिला अधिकारी के जरिए किसी अलग जगह पर किया जाए, यानी सबके सामने जांच ना हो। देश हित में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में भी यही लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक वोटिंग से पहले वोटर्स की पहचान करना अनिवार्य है। ये पहचान चुनाव आयोग के नियमों के तहत होनी चाहिए और जिन वोटर्स का नाम लिस्ट में मौजूद है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि उसे 2 बार वो चेक करे। बुर्के वाली साजिश से लोकतंत्र को बचाने के लिए वोटर्स की पहचान जरूरी है। मामला वोटर्स की पहचान साबित करने का है, पर कांग्रेस ने इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया और बीजेपी पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है। ये केवल और केवल इनकी बौखलाहट और छटपटाहट है। आजादी से बाद से लेकर के और आज तक इस तरह की परंपरा कभी नहीं रही है। और बचे हुए जो 2 चरण के चुनाव हैं, उसमें भी किसी तरह से जो है ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का जो आपस में और नफरत की खाई हम खोदने का काम करें। कहीं ना कहीं या तो दंगे भड़क जाएं। बुर्के में बोगस मतदान के आरोप के बीच दिल्ली की मुस्लिम महिला वोटर्स सामने आईं। हालांकि लोकतंत्र को बचाने के लिए इन मुस्लिम महिलाओं को चेहरा दिखाने या पहचान साबित करने से कोई दिक्कत नहीं है।
अगर ये इशू इसलिए बन रहा है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर ये कांग्रेस ने दिया होता तो इतना बवाल या इतने ऑब्जेक्शन किए जाते। जब आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं, आधार कार्ड के लिए जाते हैं, तो यू रिवील योर फेस, तो इसमें रिवील करने में कोई हर्जा नहीं है। हम अगर अपना वोट देने जाएंगे तो हम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा सकते? हम दिखा सकते हैं और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपना वोट हम सही दे रहे हैं। और एक फीमेल कर रही है, कोई मेल नहीं आपको देख रहा है या चेक कर रहा है, जो आपको लिए गलत है। देश हित में हमारा मानना है कि बुर्का या घूंघट पहनकर वोट डालना गलत नहीं है, लेकिन बुर्के की आड़ में अगर फर्जी वोटिंग की कोशिश की जाती है तो उस पर रोक लगना और एक्शन लेना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देश हित में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपको पहले तो हंसी आ जाएगी और फिर आएगा गुस्सा। हंसी इसीलिए आएगी क्योंकि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पुलिस कार लेकर आरोपी को पकड़ने घुस गई, और गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि मरीजों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया। दरअसल ऋषिकेश एम्स में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने सिंघम स्टाइल अपनाया, लेकिन ये किसी को पसंद नहीं। पुलिस का जाना वाजूद नहीं था, बिल्कुल वहाँ पे पेशेंट लेटे रहते हैं, वहाँ स्ट्रेचर्स होते हैं, पेशेंट की सेफ्टी का इशू था। एटमॉस्फेयर में अगर आप जीप करेंगे लाएंगे एंड प्लस ट्रॉली को आप पुश कर देंगे, वो ऑब्वियस सी बात है, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है उनको। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है, और फिर पुलिस उन्हें लेकर भी गई, लेकिन उसके बाद तो वो बाहर हैं, तो कोई पर्पज़ ही नहीं हुआ। तो एम्स प्रशासन ने पुलिस को स्पॉट करके वहाँ ले गए ताकि उसको सेफ ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से बाहर निकाला जाए कि भीड़ के हत्थे न चढ़े। ये है इसमें। और लीजिए, अब आपको सोना दिलाने वाला पहला सवाल आ चुका है। किस एम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पुलिस वैन घुसी? ए दिल्ली, बी ऋषिकेश, सी पटना, डी भोपाल। हमने अभी यही स्टोरी तो आपको दिखाई थी, तो जल्दी से अपना जवाब हमें भेज दीजिए। आपको मैसेज बॉक्स में जाकर लिखना है ZN, जी का Z, न्यूज का N, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, फिर स्पेस देना है, और क्योंकि ये क्वेश्चन 1 है इसलिए Q1 लिखना है, फिर स्पेस देना है, और सही जवाब A है, B है, C है या D है, जो भी है आपको ऑप्शन लिखकर हमें 57575 पर SMS कर देना है। चलिए, देश हित की अगली खबर का रुख करता हूं। लालू यादव के परिवार से जुड़ी हुई है ये खबर। मछली और संतरे के बाद तेजस्वी यादव का एक और वीडियो आज वायरल है। तेजस्वी हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं। ये केक किस खुशी में काट रहे हैं, इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले इन दो तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। एक तरफ तेजस्वी अपने सहयोगी मुकेश साहनी के साथ केक काटकर विपक्ष को मिर्ची लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य मुसीबत में फंस गई हैं। यानी कि जब तेजस्वी का केक वाला वीडियो सुर्खियां बटोर रहा था, उसी समय सारण से चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य पर FIR दर्ज होने की खबर भी सुर्खियां बटोरने लगी। 20 मई को छपरा शहर के बड़ा तेलपा मोहल्ले में 2 मतदान केंद्रों पर हिंसा हुई थी और एक आदमी की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर के रोहिणी पर FIR दर्ज कराई गई है। अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव केक क्यों काट रहे थे। 2024 के चुनाव में तेजस्वी ने 200 रैलियां पूरी कर ली, यानी कि रैलियों का दोहरा शतक, डबल सेंचुरी उन्होंने लगा ली। इसी खुशी में उन्होंने अपने खान पान के साथी विकासशील इंसान पार्टी के संयोजक मुकेश साहनी के साथ हेलीकॉप्टर में केक काटा। उसके बाद आपस में भी उनकी बातचीत ऐसी थी कि विपक्ष को मिर्ची लग गई। उसके बाद क्या हुआ, यह रिपोर्ट बताएगी आपको, और इस चुनावी मनोरंजन का आप भी लुत्फ उठाइए। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें, और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं। भाई दिन कितने बचे हैं, और ऐसे में थोड़ा सा सब्र और
23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। अगर केक काट रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो इससे दूसरे का क्या लेना देना है? हम अपना हेलीकॉप्टर में मुर्गा खाए, इससे दूसरे को क्या मतलब है? आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? काहे को मिर्ची लगेगी? और 200 सभा करें या 300 सभा करें, उससे क्या होता है? 200 करने की जगह 400 करे, कोई दिक्कत नहीं है। वोट कितना आ रहा है, जनता कितनी सीटें देने वाली है, उसका भी केक काटना पड़ेगा उनको। आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिर्ची लगा रहे थे। जनता लगातार आपको मिर्ची लगा रही है और मिर्ची लगाने के बाद जनता राजनीति में शीर्षासन करवा रही है। देश हित में हम आपको लगातार पहाड़ों की गर्मी पर अपडेट देते आ रहे हैं और आपके लिए पहाड़ों से आज का अपडेट यह है कि हसीन वादियों की चाहत में अगर आप कश्मीर या शिमला जा रहे हैं तो प्लीज मत जाइए, बहुत मायूस हो जाएंगे आप। 5 अपडेट आपको जल्दी से बता देता हूं, इसे जानकर आपको लगेगा कि हां मैं सही कह रहा हूं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में पहाड़ों पर गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। श्रीनगर में सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा तापमान इस समय है। 30 डिग्री टेम्परेचर रहा है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज। मौसम विभाग की माने तो श्रीनगर में 36 डिग्री तक तापमान जा सकता है, यानी कश्मीर में भी पसीना निकलेगा। जम्मू के कठुआ में और सांबा में 44 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान, यह भी मौसम विभाग का है अनुमान। हिमाचल का भी यही हाल है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में आज तो 43 डिग्री से भी ज्यादा तापमान रहा। तो पहाड़ पर जाने की इच्छा रखने वाले सैलानियों, ये तो जानकारियां थीं। अब उन लोगों की बात सुन लीजिए जो वहां हसीन वादियों का लुत्फ उठाने गए थे। पसीना छुड़ाने वाली यह गर्मी दिल्ली या पटना में नहीं, कश्मीर में है। उस कश्मीर में जहां की वादियों को हसीन कहा जाता है, जहां लोग बर्फबारी देखने जाते हैं, वहां गर्मी सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है और पर्यटकों का पसीना निकल रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए झील में डुबकी लगा रहे हैं। 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी ऐसी है कि भोपाल से ज़्यादा लग रही है हमको यहाँ पे कश्मीर में। हमारा जो वुलन का जो बैग है जो हम भर के लाए थे, उसका कोई यूज हम कर ही नहीं सके। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 5 से 6 दिनों में श्रीनगर के अंदर तापमान 30 डिग्री से बढ़कर 36 डिग्री तक जा सकता है। जम्मू डिवीजन के अंदर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस रहेंगे। बाकी जो मैदानी इलाके हैं, जम्मू एंड एडजॉइनिंग एरियाज, कठुआ, सांबा, इन सारे जगहों पे लगभग 43-44 भी टच कर सकता है कमिंग डेज में। कश्मीर को गर्मी से बचाने के लिए अब एक ही विकल्प है, बारिश। गर्मी से बचने के लिए हिल स्टेशंस पर आए पर्यटकों को अनएक्सपेक्टेड भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मानसून की बारिश होने तक मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर है और यहाँ आने के बाद पर्यटकों को मायूसी हाथ लगती है। यहाँ पे टेम्परेचर है तो पहले से तो बहुत ज्यादा। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल की गर्मी अभी और बढ़ने वाली है, यानी अगले 1 हफ्ते तक पहाड़ पर हसी वादियों वाला मौसम भूल ही जाइए। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में अब जी जानकारी का वक्त हो चला है। स्कैम करने वाले तो अब इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के नाम पर भी धोखा दे रहे हैं। चलिए आपको जानकारी देता हूं कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ। बिल नहीं भरने पर कनेक्शन कटने का मैसेज आता है। मैसेज में एक नंबर दिया जाता है जिस पर संपर्क करने को कहा जाता है। नंबर पर कॉल करने पर एक लिंक का मैसेज आता है। लिंक क्लिक करने पर ऐप डाउनलोड हो जाता है। ऐप डाउनलोड होते ही आपका मोबाइल स्कैम करने वाले हैक कर लेते हैं। इसके बाद ओटीपी की जानकारी उन्हें तुरंत मिल जाती है और फिर आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ऐसे बिल वाले मैसेज से सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। बिजली बिल का इस्तेमाल करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाइए। आगे बढ़ते हैं। देश हित में अब बात करते हैं बाबा बनाम भैया की। उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा की 27 सीटों पर चुनाव बाकी है और ये सभी पूर्वांचल की सीटें हैं।
पूर्वांचल में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक बाहुबली ने आखिरी वक्त पर अपना पाला बदल लिया है। जी हां, इस बाहुबली का नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया ने बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद अपना पाला बदल लिया है। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। दरअसल राजा भैया ठाकुर समाज से आते हैं और पूर्वांचल में 7% वोटर ठाकुर हैं। इन्हीं 7% वोटों के लिए राजा भैया के सामने चुनौती है बुलडोजर बाबा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर समाज से ही हैं। वो लगातार पूर्वांचल को साधने में जुटे हुए हैं। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए राजा भैया वाकई कोई चुनौती हैं? सपा का है एक ही नारा, जो खाली प्लॉट देखो वह है हमारा। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई अब पूर्वांचल तक सिमट गई है। राज्य की बची हुई 27 सीटों पर दबदबा बनाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव पूर्वांचल में बीजेपी को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे, आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? अखिलेश यादव जिसकी नाराजगी दूर होने की बात कर रहे हैं, उनका नाम है राजा भैया। जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच रिश्तों में 6 साल से बर्फ जमी थी और छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले ये बर्फ पिघल गई। राजा भैया के समर्थक और कार्यकर्ता और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में चुनावी रैली की तो उसमें राजा भैया की पार्टी के झंडे भी लहरा रहे थे। हालांकि मंच पर राजा भैया नहीं पहुंचे थे। पूर्वांचल में लोकसभा की 30 सीटें हैं। इनमें राजा भैया का प्रभाव सिर्फ प्रतापगढ़, कौशाम्बी और कुछ हद तक मिर्जापुर है। पूर्वांचल में जातीय समीकरण बहुत हद तक वोटों को प्रभावित करते हैं। पूर्वांचल में मुसलमान 17%, यादव 14%, दलित 21%, ब्राह्मण 9% और राजपूत 7% हैं। पूर्वांचल के इन्हीं 7% ठाकुर वोटरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राजा भैया। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने साइकिल का हैंडल थाम लिया है। बीते 5 दिनों में राजा भैया का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, अब ये समझिए। 18 मई को राजा भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे और 23 मई को अखिलेश यादव के मंच से राजा भैया जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अद्भुत नेतृत्व है और भारत को बहुत आगे ले गए और बहुत से ऐसे निर्णय लिए उन्होंने जो अभूतपूर्व। राजा भैया को ठाकुर वोटरों में सेंध की कोशिश कर पानी फेरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में हैं। वो कई दिनों से पूर्वांचल को मथने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की हर सीट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट। जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूर्वांचल में पहले से ही बीजेपी के लिए 7 सीटों पर संकट है। ये वो 7 सीट हैं जहां पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इनमें घोसी, गाजीपुर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती शामिल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बार इन हारी सीटों पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है? क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदुवंशी कहेंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है।
चुनावी रैलियों के मंच से योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की गुंडागर्दी याद दिला रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दे रहे हैं। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। पूर्वांचल प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। पीएम मोदी इसी क्षेत्र से सांसद हैं, तो योगी आदित्यनाथ इसी इलाके से आते हैं। अब आखिरी 2 चरणों में पूर्वांचल में किसका पलड़ा भारी होगा, ये 25 मई और 1 जून को तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देश हित में सीमा पर देश की बढ़ी हुई ताकत की खबर। भारतीय वायुसेना के C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने पूर्वी सेक्टर में अंधेरे में उतरकर सफल सैन्य कार्रवाई का अभ्यास किया। आपको बता दें, ये लैंडिंग नाइट विजन गॉगल्स यानी कि ऐसे उपकरण की मदद से हुई जिससे रात में भी लगभग दिन की तरह साफ देखा जा सकता है। यह वीडियो आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट विजन गॉगल्स से ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है और इस उपकरण के बिना अंधेरी रात में देखना लगभग नामुमकिन है। एयरफोर्स का विमान किस इलाके में लैंड हुआ, इसकी सटीक लोकेशन नहीं बताई गई है। सबसे पहले देखिए कि 60 सेकंड में वायुसेना कैसे चीन के करीब पहुंच गई। इसके बाद हम इस खबर के पीछे छिपा वायुसेना का मैसेज आपको बताएंगे। अब आप वायुसेना का मैसेज समझिए, फिर हम आपको पूरी खबर बताएंगे। देखिए, इस वीडियो का पहला मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी पावरफुल है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की हवाई पट्टी पर बहुत कम मदद के बावजूद ऐसा ऑपरेशन किया गया, यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में विमान लैंड किया जा सकता है। इस बार ऑपरेशन पूर्वी सेक्टर यानी कि चीन की सीमा के करीब हुआ। पिछली बार पाकिस्तान के खिलाफ किया गया, यानी कि दोनों सीमाओं पर वायुसेना बिल्कुल तैयार है, रेडी है। चीन के साथ गलवान संघर्ष के बाद पूर्वी सेक्टर में ऐसा करने का खास महत्व है। वायुसेना ने बता दिया है कि वो सीमा पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से सक्षम है। ये वीडियो वायु सैनिकों की मिडनाइट प्रैक्टिस है। वैसे भी सेनाओं के लिए कहा जाता है कि वो शांति काल में अभ्यास करके जितना पसीना बहाते हैं, युद्ध या संघर्ष की स्थिति में खून बहने की आशंका उतनी ही कम होती है। वायुसेना ने बताया है कि ईस्टर्न सेक्टर के एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पर C-130 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है। वायुसेना के लिए ईस्टर्न सेक्टर वो इलाका है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य सहित सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाके भी आते हैं। कुल मिलाकर ये करीब 6300 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सीमा पर बनी उन टेम्परेरी हवाई पट्टियों को कहा जाता है जहां बहुत सीमित सुविधाएं होती हैं। इस लैंडिंग के साथ ही देश के पूर्वी इलाके में रात और दिन हर समय सैनिक कार्रवाइयां करने की क्षमता हासिल हो गई है। यानी कि अगर कोई हवाई पट्टी सीमा के इस तरफ या दूसरी तरफ भी मौजूद है तो भारतीय वायुसेना के विमान और कमांडोज बिना किसी सूचना के वहां पर उतर सकते हैं और ऑपरेशन को अंजाम भी दे सकते हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में लद्दाख के करगिल में रात के समय इसी C-130 विमान से कामयाब लैंडिंग की थी। बहुत ऊंचाई और पहाड़ी इलाके के बावजूद रात के अंधेरे में इसी तरह की लैंडिंग करना भारतीय सेनाओं के लिए अब बहुत महत्वपूर्ण है। रात के अंधेरे में नाइट विजन गॉगल्स की मदद से किसी विमान को सही सलामत उतारना कुछ ऐसा ही है मानो आप टॉर्च जलाकर सुई में धागा डाल रहे हों। इसमें बहुत सटीक तरीके से काम करने की जरूरत होती है। और अब देश हित की अगली खबर का रुख करते हैं। आज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अंतिम संस्कार हुआ। इसमें दुनिया भर के 65 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। ईरान के
मैशत शहर में रईसी को दफनाया जा रहा है। इसी शहर में रईसी का जन्म हुआ था। आज उनकी अंतिम यात्रा में 30 लाख ईरानी जनता शामिल है। ये सभी लोग हाथों में ईरान का झंडा लेकर और रईसी की तस्वीर लेकर पहुंचे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी रईसी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी रईसी को अलविदा कहने पहुंचे। 19 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में रईसी का निधन हो गया था। और लीजिए, अब देश हित में आपके लिए सोना दिलाने वाला दूसरा सवाल आ गया है। आपका सवाल यह रहा स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की मौत हुई? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी ईरान या फिर डी मालदीव्स। जवाब 5757 पर हमें एसएमएस कर दीजिए। तरीका आपको पता ही है, ZN लिखना है, स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, उसके बाद फिर स्पेस देना है। और क्योंकि ये सवाल क्वेश्चन 2 था, ये इसी खबर से जुड़ा था जो अभी मैंने आपको बताई थी, तो आपको लिखना है Q2, स्पेस देना है, जो भी आपका सही ऑप्शन हो, A, B, C या D, उसे लिख करके तुरंत हमें भेज दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देश हित की अगली खबर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको भी चीन पर बहुत गुस्सा आएगा। आज दिन भर चीन की तीनों सेनाएं मिलकर ताइवान के करीब मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहीं। चीन की सीमा पर एक छोटा सा देश है ताइवान, जिसे जिनपिंग जबरन चीन में मिलाना चाहते हैं। और आज की ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि मानो ताइवान पर चीन का हमला तय है।